नौकरी पा जाए इसके लिए हम पढ़ते हैं। जबकि शिक्षा का मतलब यह नहीं है। शिक्षा का मतलब यह है कि हम अच्छे नागरिक कैसे बने, अच्छे मानव कैसे बने। यह शिक्षा है कि हम पढ़ लिख करके किसके साथ समाज में हमें कैसा व्यवहार करना है। अगर हम ये जान जाएं तब तो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अन्यथा हम कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी सामाजिक जो जिम्मेदारी है कि हम अपने सामने वाले मनुष्य को मनुष्य की नजर से देखें। लेकिन हम किस नजर से देख रहे हैं? जात की नजर से देख रहे हैं, धर्म की नजर से देख रहे हैं। ये जो हमारा सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम को हमें खत्म करने की जरूरत है। एजुकेशन जो आप ले रहे हो ये सिर्फ कमाने के लिए और खाने के लिए नहीं है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको अपने सोसाइटी अपलिफ्टमेंट में यूज करना होगा, तभी जाके आपका एजुकेशन का फायदा है, नहीं तो आपके एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ अगर 100% सबल मानसिकता वाले टीचर्स हैं उसमें से 90% तो निश्चित रूप से शर्तिया ऐसे होते हैं कि जानबूझ करके बहुजन समाज के छात्रों को कम मार्क्स देते हैं ताकि ये कहीं मेरिट में न आ जाएं। जैसी कि जाति व्यवस्था भारत में है उसी तरह से उच्च वर्णियों ने जाति व्यवस्था विदेश में भी जाके बोधी है। हमारे बच्चे एजुकेट होने चाहिए, इसीलिए हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चाहिए और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेकर के इनके अंदर सत्य का बोध होगा। साथियों, ये जो हमारा दूसरा सेशन है, इस सेशन का जो विषय है, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है वो एजुकेशन सिस्टम को लेके हमने ये विषय रखा है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो युवाओं को सत्य का बोध कराने एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल है। मतलब जो शिक्षा प्रणाली है वो युवाओं का सत्य का बोध भी नहीं करा सकती और जो सिस्टम है, जो अपने जो ड्यूटीज है, जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के लिए में भी असफल है। इस विषय पर इधर हमारे साथी जो बात रखेंगे कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या कमियां हैं और कैसी होनी चाहिए। तो इस पर जो बात, तो इस विषय की प्रस्तावना के लिए जो है माननीय राम प्रकाश बौद्ध जी जो स्टेट प्रेसिडेंट बामसेफ हैं उत्तर प्रदेश, तो वो इधर आके जो है इस विषय की प्रस्तावना रखें। माननीय बौद्ध जी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं को सत्य का बोध कराने और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन कराने में असफल है। मेरा जहाँ तक अपना विचार है, जहाँ तक मैंने समझा है कि हमारा बच्चा जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है उस पाठ्यक्रम से बच्चा हमारा केवल भ्रमित होता है। क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ तो तमाम ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम में रखी गई हैं जिसको पढ़ करके बच्चा कभी भी सत्य का बोध नहीं कर सकता है। तमाम ऐसी चीज़ें, हर विषय की अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदी के क्लास में कुछ पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान के क्लास में कुछ पढ़ता है और दो अध्यापक उसको दो तरह की बातें बताते हैं। तो जब दो तरह की बातें बताएंगे तो बच्चा निश्चित रूप से कंफ्यूज होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हिंदी का अध्यापक जो है पहले घंटे में बच्चे का पहला घंटा हिंदी है तो वो कहता है कि गंगा शंकर की जटाओं से निकलती है। वो बच्चा वो सुनता है और सुनने के बाद सोचता है। दूसरे घंटे में भूगोल वाला अध्यापक जाता है, वो कहता है कि गंगा गंगोत्री यमुना से निकलती है और बच्चा वही कंफ्यूज हो जाता है कि पहले गुरुजी सही है कि दूसरे वाले सही हैं। यह समस्या मेरे सामने रोज आती है। चूंकि मैं इतिहास का प्रवक्ता हूं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाता हूं, तो बच्चे कहते हैं कि सर आप भगवान को नहीं मानते हैं और
चौबे जी तो सब भगवान को जो है बताते हैं, भगवान के ऊपर ही बताते हैं। तो मैंने कहा देखो बेटा, अब उनका अपना सिस्टम है, हमारे जो पाठ्यक्रम है वो जो लिखा है सही, मैं उसको बताता हूं कि वास्तव में इस प्रकृति को ही आप जो कुछ समझें, इसी प्रकृति से हमारा निर्माण होता है। अगर इस बात को आप मानते हैं तो कोई समस्या नहीं है, और नहीं मानते हैं तो जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुनो। तो कुल मिला करके ये समस्याएं जो है रहती हैं। तो मैं इस विषय को ये चाहता हूं कि जब बच्चा जो है पढ़े कोई बात तो उसको सत्य का बोध हो। अभी अध्यक्ष जी पिछले सेशन में बता रहे थे कि हमारा बच्चा जो है, हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका एक मूल उद्देश्य है। हमारे विद्यालय के गेटों पर लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये 2 वाक्य लिखे रहते हैं। तो हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा, हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है ये बता दी गई है कि हम केवल यहां नौकरी करने के लिए पढ़ने आते हैं, नौकरी पा जाए इसके लिए हम पढ़ते हैं। जबकि शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम अच्छे नागरिक कैसे बने, अच्छे मानव कैसे बने, यह शिक्षा है कि हम पढ़ लिख करके किसके साथ समाज में हमें कैसा व्यवहार करना है। अगर हम ये जान जाएं तब तो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अन्यथा हम कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जब हमें इस चीज का बोध नहीं होता है तो सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन हम कभी नहीं कर सकते। हम जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोग पढ़ करके आए हैं। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी था तो मैं भी यही पढ़ता था, पहले घंटे में पढ़ता था, दूसरे घंटे में पढ़ता था, तीसरे घंटे में पढ़ता था। लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, चूंकि संगठन में आया, तमाम बातें सुनी लोगों की, पढ़ा मैंने, तो मुझको लगा कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन चूंकि पाठ्यक्रम है इसलिए हमारी मजबूरी है कि उसको हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसमें जो लिखा है उसको बताना ही बताना है। हम अपने ढंग से हम उस शिक्षा प्रणाली को, जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी, मैं हंसी मजाक में अपने टीचरों से जो संस्कृत के कहता रहता हूं कि आपकी गुरुकुल प्रणाली है, आप चाहे पेड़ के नीचे पढ़ा दो, चाहे जो है तालाब के नीचे पढ़ा दो, जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमको तो बताना है कि ये मानचित्र में ये इस जगह है, ये इस जगह है, ये इस जगह है, इस तरह हमको पढ़ाना है। तो साथियों, यह जो है, जब तक हम जो है सही दिशा में कोई पाठ्यक्रम नहीं पाएंगे तब तक हम जो है अपने नागरिक से आशा नहीं कर सकते हैं कि वो सामाजिक दायित्व निभाएगा। सामाजिक दायित्व हमारी क्या है? सवेरे से हमारी जो दो सेशन बीते हैं, तीसरा चल रहा है, हमारी सामाजिक जो जिम्मेदारी है कि हम अपने सामने वाले मनुष्य को मनुष्य की नजर से देखें। लेकिन हम किस नजर से देख रहे हैं? जात की नजर से देख रहे हैं, धर्म की नजर से देख रहे हैं। ये जो हमारा सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम को हमें खत्म करने की जरूरत है। और तभी हम ये कर सकते हैं जब हम अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध जो है समझें। हमारे देश में अभी लॉर्ड मैकाले साहब की चर्चा हो रही थी। लॉर्ड मैकाले ने जो प्रणाली दी, उस प्रणाली को हमारे सब्जेक्ट में जो पढ़ाया जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को इसलिए बढ़ावा दिया कि ताकि जो है क्लर्क पैदा हो सकें, इसलिए शिक्षा दी। मतलब यह नहीं पढ़ाया जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने वैज्ञानिक शिक्षा दी, यह बताया जाता है कि उन्होंने जो है यह शिक्षा दिया कि लोग जो है क्लर्क बन सकें और सस्ते में हमको जो है वर्कर मिल जाए। तो हमारी कभी कभी टीचरों से बात होती है, बच्चों से तो नहीं कर सकता, लेकिन टीचरों से मैं कहता हूं कि आप लोग कभी लॉर्ड मैकाले को पढ़े ही नहीं। अगर सही ढंग से पढ़ते तो आपको सही बोध होता कि वास्तव में लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा। जो आपने वो धारणाएं बनाई कि बच्चा उसी में कंफ्यूज हो, उस कंफ्यूजन को लॉर्ड मैकाले ने दूर करने की कोशिश की। और जो सिलेबस दिया, उस सिलेबस को जो है हमारे तक पहुंचाया नहीं गया। और जब सरकार आज हमारा देश आजाद हुआ तो जो पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग थे, अभी सवेरे से ही बात हो रही है कि वो ब्राह्मणवादी लोग ही जो है पाठ्यक्रम बनाते हैं। तो पाठ्यक्रम जैसा बन जाता है वैसा जो है टीचर को पढ़ाना रहता है, चाहे जैसा हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना अज्ञान हो, लेकिन पढ़ाना वही है जो उसमें लिखा गया है। जैसे मैं अपनी बात जो है कह देता हूं, सारी बातें कह देता हूं, खोल के बता देता हूं कि मनुस्मृति में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, साथ में ये लिखा है। तो ये सारी चीजें जो है हम तभी जो है बच्चे से बता सकते हैं जब थोड़ा सा हमको जो है मौका मिलेगा। एक साथी हमारे जो है संस्कृत के लेक्चरर थे, मैंने कहा
बंधु 129 संशोधन संविधान में हो गए, आपके शास्त्र में एक संशोधन हो गया हो, बता दीजिए। जो आपने लिखा था कि स्त्री शूद्रो न धेताम, आज भी उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो है तमाम हमारे जो है, अरे किसी ने गलती कर दी तो उसकी सजा पूरे समाज को नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा ये गलती नहीं है, इसको जबरदस्ती आप लाद रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो साथियों, इस तरह की बातें हमारी जो है, चूंकि शिक्षक हैं, बात होती रहती है, लेकिन जो हमारा विषय रखा गया, इसका मूल उद्देश्य यही था कि हम जो है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी प्रणाली दें, ऐसा जो है पाठ्यक्रम दें कि ताकि वो बच्चा सही जान सके। जैसा फूले साहब ने कहा कि हमको सत्य का बोध तब होगा जब हमको ज्ञान होगा। तो हमारा बच्चा जब ज्ञानी हो जाएगा तब उसको ये समझ में आएगा कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। इन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तब वो प्रयत्न करेगा, तभी हम इस देश में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज की सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देगी। आपको बहुत दुख होगा जान के, जो भी मैं अगले 5 से 10 मिनट में बात करने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने बाबा साहब की किताबें पढ़ी है तो उसमें एक उन्होंने बहुत सारे किताबों में लिखा है, स्पीचेस में भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। राइट? आई थिंक ये सभी को पता है और इसका महत्व सभी को पता है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे क्या है। लेकिन आज एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप सोचिए इस सवाल के बारे में। इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, बट आप सोच सकते हैं, क्या हमारी शिक्षा हमें सच में दहाड़ना सिखा रही है या बस सिस्टम के अंदर एडजस्ट होना सिखा रही है? क्या सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन जो आज हमें मिल रहा है, चाहे वो 5th में हो, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो MBA में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो PhD में हो, एक तरीके से बहुत सीमित है, जो बहुत ही टेक्स्ट बुक लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां तक सीमित है। बट उसके बाहर क्या हम सोच रहे हैं, ये हमें सवाल खुद को पूछना चाहिए। अगर सही में अगर बाबा साहब के हिसाब से जाए और अगर आप शिक्षा का महत्व सही में उनसे जानने की कोशिश करें, और अगर शिक्षा सही में इंडिया में काफ़ी अच्छी होती और एजुकेशन सिस्टम इतना स्टेबल होता कि हम सब कुछ सब तरीके से सीख सके, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अन्याय इतना नॉर्मल होता, जाति भेद इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में होता। राइट? तो आज भी अगर हम देखें तो शिक्षा जो है वो काफ़ी बंधी हुई है, उसमें काफ़ी लूप होल्स है। एक बहुत ही गाइडेड तरीके से सबको सिखाया जा रहा है, बट आप समाज में आके आप दूसरे लोगों से कैसे बिहेव कर सकते हैं? क्या आपको कास्ट सिस्टम पता है? क्या आपको समझ में आता है कि इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का क्या है? आई डोंट थिंक सो ये आज भी हमें एजुकेशन में सिखाया जाता है। अगर यहाँ पे किसी के भी बच्चे या बच्चियाँ में भी जो एजुकेशन कर रहे हैं, आई थिंक एजुकेशन होने के बाद में जो सबसे पहला सवाल किसी को पूछा जाता है वो होता है कि क्या आपकी नौकरी लगी और आपका पैकेज क्या है। राइट? तो अगर एजुकेशन का डेफिनेशन आज अगर आप किसी से भी पूछे तो उनका मतलब ये होता है कि अगर ये बच्चे को अच्छा पैकेज मिला उसका मतलब है कि इसका एजुकेशन सही हुआ। बट साथियों, एजुकेशन और पैकेज का कोई रिलेशन नहीं है। पैकेज एक एजुकेशन का बहुत ही छोटा हिस्सा है। आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपको कितना पोस्ट मिलता है, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है एजुकेशन का। एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है आप एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हो। वो डिफरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शिक्षा प्रणाली को लेके। और इसी में अगर थोड़ा पीछे जाए और एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कोट अगर आप देखें, उन्होंने कहा था एजुकेशन इज नॉट मियरली फॉर अर्निंग ब्रेड बट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर। मतलब ये सिर्फ एजुकेशन जो आप ले रहे हो ये सिर्फ कमाने के लिए और खाने के लिए नहीं है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको अपने सोसाइटी अपलिफ्टमेंट में यूज करना होगा, तभी जाके आपका एजुकेशन का फायदा है। नहीं तो आपके एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। आप कमाओगे, आप खाओगे,
आप सही से रहोगे, जियोगे, मर जाओगे। क्या आपने आपके सोसाइटी में झांक कर देखा कि क्या चल रहा है? क्या आपने देखा कि आपसे जो 10 घर दूर रह रहा है उसकी हालत क्या है? यहाँ पे लोग, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, एजुकेशन उनका सही नहीं है, तो लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या आपने वो सब सोचा है? या आपको बिकॉज आपके घर में आपके पेरेंट्स ठीक ठाक है और आपको सहूलियत मिल गई, आपने एजुकेशन ले लिया, आपको अच्छा पैकेज मिल गया, तो आप खुश है, आप कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सोचने की आज हमें काफ़ी ज़रूरत है। बट अगर आप, और मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो रिजर्वेशन के थ्रू काफ़ी लोगों को एजुकेशन मिला है, काफ़ी लोगों को, जैसे मैं भी एक रिजर्वेशन का हिस्सा हूँ, मुझे आई एम में सीट मिली। काफ़ी ज़्यादा लोग IITs, IIMs, अब्रॉड बहुत सारे लोग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग अब्रॉड जाके वापस भी नहीं आते हैं, तो वो काफ़ी अलग डिस्कशन है। बट मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम लोग मेरे ख्याल से पिछले 50 से 60 साल में एक हद तक अपलिफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम एजुकेशन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब लोगों को एजुकेशन अवेलेबल है, लोग स्कूल जा रहे हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन करने की। बट अगर आज भी अगर आप डेटा निकाल के देख लो तो हाई कोर्ट्स में 80 to 85% जजेस जो है वो अपर कास्ट से आते हैं, जो डिसीजन मेकर्स है वो अपर कास्ट से आते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हमारी आवाज वहां तक कौन पहुंचा रहा है? जहां से मैं आता हूं, IIT और IIM, वहां पे जो प्रोफेसर्स है उनमें हमारी जो संख्या है वो लेस देन 5% है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें हार्डली 5 लोग होंगे जो ये बैकग्राउंड से आते हैं। और वो इसलिए नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, बट इसलिए क्योंकि एक जगह नहीं है, दूसरा अगर जगह है तो भी ओपनिंग्स दिखाई नहीं जाती है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर लो, और अगर आप कोई भी टॉप पावर IAS, IPS जो भी आप डेटा उठा के देख लो, हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेग्लिजिबल के अराउंड है। वहां से समझ में आता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट? हम लोग एक हद तक मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ये सब करने के बाद में या तो हम हमारा जो भी नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो जीने लग जाते हैं, या दूसरी चीज़ ये है कि इन सब जगहों पे जहाँ पे भी ये ओपनिंग्स आती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग नहीं है, हमारी आवाज़ पहुँचाई नहीं जा रही है। बट अगर इसको उल्टा भी कर ले तो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट भी है। मतलब एजुकेशन कंटिन्यूटी का हमारे इसमें कोई भी सीन नहीं है। मतलब कि अगर मैं 10वीं तक हूँ या 12वीं तक एजुकेशन ले रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं ग्रेजुएशन कर पा रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर पा रहा हूँ, उसके बाद क्या मैं PhD कर पा रहा हूँ, ये सारे जो ऑप्शंस है हमारे इसमें आधे से ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, मेयरली 2 से 3% लोग जो एजुकेशन लेते हैं हमारे सॉर्ट ऑफ कास्ट में, वो ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन इज द मैक्सिमम एजुकेशन विच दिस गाइज हैव टेकन। उसके अलावा उनके पास सोचने का कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, क्या मैं लीगल और ये जो भी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है उस पर कैसे पहुंच सकता हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे कर सकता हूं, मैं PhD कैसे कर सकता हूं। मुझे डाउट है कि लोगों को इन सब के बारे में पता है, इसीलिए हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब हमें आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इधर हमारे तक नॉलेज नहीं पहुंच रहा है या हमें कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, राइट? दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन भी उतना ही मैं वेटेज दूंगा जितना सेकंड ऑप्शन है। हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आई थिंक जहां पे उन्हें पहली कमाई दिखना स्टार्ट हो जाती है वहां पे लोग रुक जाते हैं, उसके आगे कोई बढ़ता नहीं है, और वहां प्रॉब्लम है, राइट? पहली कमाई इज ओके, आप ग्रेजुएशन करके में भी आप सैलरीज ले लोगे या जो भी आपका लाइफस्टाइल सही हो जाएगा। बट उसके आगे अगर आपको डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे अगर आपको जाना है तो आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर भी लिया तो भी आपको जॉब में मेहनत करना पड़ेगा,
और आपको ये 4 साल की मेहनत नहीं है, ये 5 साल की मेहनत नहीं है, ये 20 साल की मेहनत है, ये 30 साल की मेहनत है। जब तक आप जॉब में रहोगे, जब तक आप कोई भी पोजीशन पे रहोगे, तब तक आपको मेहनत करती जानी है। उसके अलावा आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर कभी नहीं आएगा, और अगर डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास कभी नहीं आया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये आई थिंक पिछले 5 से 6 साल में तो एटलीस्ट समझ में आ गया है। इसी बात पे आई थिंक मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और एक लास्ट थॉट जो आई थिंक बहुत बार बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किताबों में लिखा हुआ है, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उसका मतलब ये है कि एक होती है किताबी शिक्षा जहाँ पे आपको पता है कि A+B क्या है, आपको फार्मूलाज पता है, आपको ज्योमेट्री पता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है, आपको कोडिंग पता है, वो सारी चीज़ें शिक्षा एक तरफ। बट जो शिक्षा आपके माइंड को चेंज कर सकती है, जो शिक्षा आपको सवाल पूछना सिखा सकती है, जो शिक्षा आपके माइंड को ट्रेन कर सकती है, वो शिक्षा असली शिक्षा है। उसके अलावा कोई भी शिक्षा एग्जिस्ट नहीं करती। और आज का एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है वो बहुत ही बुकिश लेवल पे आई थिंक जो भी ग्रो हो रहा है वो बुकिश लेवल पे हो रहा है। इवन अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो हम लोग आज भी 4 to 5% जीडीपी का हम लोग एजुकेशन सिस्टम पर डालते हैं, बट वो एजुकेशन सिस्टम के लिमिटेशंस है। अनलेस एंड अनटिल आप अगर आपके बच्चों को एक्सपोज नहीं करते हो ये सारी चीज़ों से, तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। साथियों, अभी शिक्षा प्रणाली पे साथी बात रख रहे थे। अब इसकी अगली कड़ी में हमारे बीच माननीय R.R. मुखर्जी जी हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं। उनको एजुकेशन के बारे में वो चीज़ जानकारी भी है, तो वो अपनी बात इधर रखेंगे। हमारे जीवन में शिक्षा नए आयाम लाती है, रोशनी ज्ञान की भरकर अंधेरे को मिटाती है। शिक्षा की बदौलत ही पहुंचा चांद पर मानो, शिक्षा की बदौलत ही पहुंचा चांद पर मानो, शिक्षा ही किसी भी देश को उन्नत बनाती है। तो साथियों, शिक्षा के बगैर आदमी में और जानवर में बहुत कम फर्क रह जाता है। हालांकि आज शिक्षा की जो देन है उसी की वजह से, उसी की बदौलत ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जिसके लिए बाबा साहब लड़े थे तभी हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। अदरवाइज अगर बाबा साहब शिक्षा के लिए न लड़े होते तो हम लोग भी आज पता नहीं कहाँ होते। इसलिए साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इंसान को कंप्लीट इंसान बनाता है। अगर आप शिक्षित हैं तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, तभी आप सही को सही और गलत को गलत कह पाते हैं। लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य शिक्षा है, उसमें बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए कतई लाभकारी नहीं है। साथियों, एक कहावत है कि अगर किसी से बदला लेना है, 6 महीने साल भर के लिए अगर उससे बदला लेना है तो उसकी फसल बर्बाद कर दीजिए, वो 6 महीने साल भर बर्बाद हो जाएगा। किसी से 10-20 साल के लिए बदला लेना है तो उसका व्यापार बर्बाद कर दीजिए, वो पनप नहीं पाएगा जल्दी आसानी से। लेकिन अगर किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी बदला लेनी है तो उसकी शिक्षा बर्बाद कर दीजिए, और आज वही हो रहा है। आज हमारे देश में यही किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारी शिक्षा को इस प्रकार से दूषित किया जा रहा है कि हम शिक्षित तो होंगे, सूटेड बूटेड तो होंगे, लेकिन हमारे अंदर जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, जिसमें सत्य और असत्य का बोध हो सके, हमारे अंदर नीर और क्षीर को विवेक करने का जो ज्ञान हो सके, वो गायब होता जा रहा है। अभी क्योंकि मैंने अपनी सेवाएं उत्तराखंड में दी है, मेरी सारी सेवाएं उत्तराखंड की रही हैं और पढ़ाई लिखाई मेरी उत्तर प्रदेश की रही है, तो मैं खास करके इन दोनों प्रदेशों की बात करता हूं कि इन दोनों प्रदेशों में
जो शिक्षा का स्तर है वो सरकार की नज़र में तो बहुत बढ़िया होता जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज का बच्चा जो 90% मार्क्स ला करके उत्तर प्रदेश के बोर्ड से या उत्तराखंड के बोर्ड से 90% मार्क्स ला करके भी वो कायदे से अपना एड्रेस भी नहीं लिख पा रहा है। ऐसा जब प्रतिशत बढ़ता है, अभिभावक खुश होता है, उसे ये नहीं पता हो रहा होता है कि उसके बच्चे के पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है, बच्चे का जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुश हो रहा है। और इसी वजह से आज की जो शिक्षा है वो दिन प्रतिदिन अपने स्तर से बहुत नीचे जा रही है। अब जो कोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिन कोर्सों का सुझाव चयन समितियां करती हैं, उसमें ऐसे लोगों को उस चयन समिति में रखा जाता है जो किसी भी प्रकार से बहुजन हिताय की शिक्षा को कतई वहाँ पर प्रतिस्थापित नहीं कर पा सकें। इसी वजह से ऐसे लोगों को एजुकेशन काउंसिल ऑफ बोर्ड में रखा ही नहीं जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी एक उत्तराखंड में हैं, जितेंद्र सिंह बुटोइया जी, अपने ही समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से हैं। वो बताने लगे कि जब मैंने प्रस्ताव रखा कि शिक्षा के आमूल चूल परिवर्तन करने का जो सरकार योजना बना रही है, उसमें उन्होंने जो प्रस्ताव रखे उनको इसलिए उनको कमेटी से हटा दिया गया ताकि वो अपनी बात ना रख सकें। तो इस प्रकार से आज शिक्षा हमारी सरकारी स्तर पर तो गड़बड़ हो ही रही है, शिक्षा में एक जातीय एंगल भी आ गया है, जिससे हमारे जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं वो जातीय दम से इतना ज़्यादा भर गए हैं कि वो आज भी बहुत सारे होनहार छात्रों को, जैसे एकलव्य का अंगूठा पहले ज़माने में काटा करते थे, आज भी हमारे बहुत सारे शिक्षक जो नस्लवादी भेदभाव वाले हैं वो इस प्रकार की नीति को अपनाते हैं। मैंने बहुत सारे अध्यापकों को अपने रिजीम में ही देखा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको नंबर तो कम देंगे, लेकिन जो कम मेरिट रखता है, कम ज्ञान रखता है, उसको मार्क्स बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से बढ़ते हुए बच्चे को डिस्करेज करते हैं और जो होनहार नहीं होते हैं उनको इनकरेज करते हैं। यह परंपरा भी विद्यालयी स्तर पर, मैं सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, विद्यालयी स्तर पर इस प्रकार के माहौल बहुत ज़्यादा जनरेट किए जा रहे हैं। अभी चूँकि शिक्षक समुदाय से मैं जुड़ा रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कि 30-30 नंबर के जो इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स दिए जाने होते हैं, उसमें भी हमारे, मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर 100% सबल मानसिकता वाले टीचर्स हैं, उसमें से 90% तो निश्चित रूप से शर्तिया ऐसे होते हैं कि जानबूझ करके बहुजन समाज के छात्रों को कम मार्क्स देते हैं ताकि ये कहीं मेरिट में न आ जाएं। और एक तरफ जहाँ मेरिट लोगों के जीवन को उन्नत बनाती है, वहीं कहीं न कहीं हम मेरिट के चक्कर में अपना समुन्नत ज्ञान जो हमें हासिल करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं। साथियों, वर्तमान शिक्षा जो प्रणाली है ये युवाओं को सत्य का बोध कराने और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन कराने में पूर्णतः असफल है। जो आज का टॉपिक है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की शिक्षा जो है रटंत्र प्रणाली पर ज़्यादा आश्रित हो रही है। आज के बच्चे रटने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं और इस प्रकार से उनको कंप्लीट नॉलेज हो ही नहीं पाता है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है और वो पास हो जाते हैं। और यही वजह होता है कि वो किसी भी प्रकार के ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं और तब मजबूरी हो जाती है कि उस बच्चे को हम ले जा कर के कहीं अच्छे कोचिंग संस्थानों में डालें। अब बच्चे का चूँकि न्यू मजबूत नहीं होता है, अब बच्चा उस पोजीशन में जाता है, 4-5 साल तक वहाँ भी प्रयास करता है और थक हार करके वापस आ जाता है। इसलिए हमारे समाज के जो बच्चे हो जाते हैं वो कई बार वहाँ से थक हार करके वापस चले आते हैं और यही कारण है कि
ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का जो रेशियो है अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। एक और सरकार नीति अपना रही है कि अधिक से अधिक इतना बच्चों के एडमिशन में इतना उसको क्रिटिकल बना दिया है, इतना जटिल बना दिया है कि बच्चा आसानी से एडमिशन ही न पा सके। हमारे शिक्षा विभाग के लोग जान रहे होंगे कि इतनी जटिलताएं ला दिया है। अभी एक अपार आईडी बन रही है उत्तर प्रदेश में। अपार आईडी बनाने के लिए अगर आप बच्चे के आधार में, माता पिता के आधार में अगर एक भी लेटर का एक भी अक्षर की कोई गलती है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। और ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी, अच्छा ये ऐसी गड़बड़ी किस में होती है? उन निर्धन और अशिक्षित परिवार जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्वयं इतने जागरूक नहीं होते हैं और इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और वो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जब भी कभी मौका मिले शिक्षा के बारे में आप लोग जरूर अपना 100% योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। विषय से शुरुआत करने के पहले मैं बाबा साहेब की कुछ बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस का वॉल्यूम 17 का पार्ट 2 पेज नंबर 17 का कुछ कोट है, उस कोट से इस भाषण को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आई ऑलवेज हेल्ड दैट नॉलेज इज द पावर in every field of life. The scheduled caste will not attain their goal of freedom and liberty until they drink deep of a knowledge. इसका सरल अर्थ सुनिए, ज्ञान ही शक्ति है और अनुसूचित जातियां, वंचित समाज तब तक स्वतंत्र और मुक्त नहीं पा सकते जब तक ज्ञान की गहराई में वो नहीं पा पाते। और आज एक वाक्य में बार बार दोहराऊंगा क्योंकि आज का ये संदेश मैं इसीलिए देना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी का सिचुएशन चल रहा है भारत के अंदर में, उस हिसाब से हमें अभी बोलना पड़ेगा। पैटर्न बदलना होगा, पैटर्न बदलना होगा, पैटर्न बदलना होगा। वही पुराना पैटर्न जहां हम सिर्फ शिकायत करते हैं, दुख गिनाते हैं और फिर व्यवस्था चल रही है और वैसा चलने देते हैं। आज जरूरत है प्रोग्राम की, नीति की, संस्थागत बदलाव की और फाइनेंस के साथ काम करने की, ठहराव करने की। और आज माता पिता और शिक्षण के लिए बाबा साहब ने जो कड़ी चेतावनी दी थी, उस कोट के साथ में मेरा अगला विषय यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, ये जो कोट है उन्होंने महाड़ के सम्मेलन में कहा था, there will be a no difference between parents and animal if they will not desire to see their children in a better position than their own। ये बात कठोर है पर सच है। अगर माता पिता यही नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनसे बेहतर बने तो फिर भविष्य में कौन बनाएगा। तो आज मैं इस विषय पे ग्रहण आपके साथ में थोड़ा मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो साझा करना चाहता हूं। तो रही बात जो अभी शिक्षण की हालत है, उसको थोड़ा सा बाहर रह के मैं बात करना चाहता हूं कि आज तो जॉब्स, सरकारी जॉब्स नहीं है और आपको पता नहीं है कि फॉरेन में एंटी इंडियन मूवमेंट चालू हो चुका है। ये क्यों? जैसी कि जाति व्यवस्था भारत में है, उसी तरह से उच्च वर्णियों ने जाति व्यवस्था विदेश में भी जाके बोधी है। इसका सीधा सीधा जो विदेशी लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं और अभी वो बोल रहे हैं कि भारतीय आप वापस जाओ। ये एंटी इंडियन मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया, यूके और अपने यूएस में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अब सरकार को चिंता पड़ गई है कि भाई ये इन्होंने तो मुझे इलेक्शन के वक्त फंडिंग किया था, अब मैं इनका क्या करूं। ऊपर से दबाव आ रहा है कि अभी हमें विदेश छोड़ना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। वो तो लोग बहुत बढ़िया मलाई खा के बड़ा बड़ा पैकेज लेके यूएस में, यूके में जॉब कर रहे थे। अब उतना बड़ा पैकेज इंडिया में कौन सी कंपनी देगी? कोई है कंपनी जो यूएस जैसी सैलरी दे सकती है इंडिया में? नहीं। फिर सरकार उनके लिए क्या करेगी? क्योंकि सरकार को तो पैसा उनको इलेक्शन के वक्त मिल चुका है, उसके बदले में सरकार उनको क्या देगी? तो सरल जो आज की घड़ी में आप देख रहे हैं,
जो सरकारी संस्थाएं है, मिनी रत्न कंपनियां जैसी जो गवर्नमेंट की, उसे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया जा रहा है। ये किसके लिए किया जा रहा है? अपने रिश्तेदारों के लिए जो विदेश में बैठे हैं, जिसके वजह से ये सरकारी संस्था जब निजीकरण हो जाए तो बड़े बड़े जो पद पे विदेश में बैठे लोग हैं वो भारत में आके उस पोजीशन पे बैठे जाए। मतलब वहां से भी चंदा आ रहा था, घर के अंदर नौकरी देने के बाद में भी चंदा आता रहेगा, जिसकी वजह से इनकी दुकानें चलती रहेगी, लेकिन हमारा समाज जहां है वहां ही चला जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं विदेश में क्यों काम कर रहा हूं। भले ही मलेशिया एक छोटा देश है, शांतिपूर्व देश है, लोग बोलते हैं मुस्लिम देश है, लेकिन ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि बोलते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाए, कुछ नहीं। वो भी शांति चाहते, आप अपने हिसाब से रहिए, हम अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, रिसेंट में शायद आपने न्यूज़ देखी होगी कि सिख भाइयों ने कुछ रैली निकाली थी, तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों ने उनका विरोध किया था। ये इस तरह से घटनाएं विदेश में बारों बार चल रही है और सरकार उनके लिए काम कर रही है। जो घर के अंदर में नौकरी नहीं है उनके लिए काम नहीं कर रही है, विदेशों के लिए, क्योंकि फंड मिल रहा है। और मेरा दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, ये सभी कुछ जो भी मैं बोलना चाहता हूँ ये माता पिताओं के लिए, क्योंकि उनके बच्चों की नौकरी के बारे में बोलना चाहता हूँ, शिक्षण के बारे में बता। दूसरा एक चीज, भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी है, और उस सरकारी संस्था में आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको किसी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट केंद्रीय स्तर की संस्थाओं में डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। ऐसी एक संस्था है जो बैंगलोर में है, उस संस्था का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रन करती है, उसी तरह से आपने DRDO सुना होगा, वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है, उसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है। इस संस्थाओं में कक्षा 7वीं के बाद डायरेक्ट आपके बच्चों का एडमिशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर वो एग्जाम आप दे के उस संस्थाओं में एडमिशन पाते हैं तो आपके बच्चों को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा शिक्षा ये सरकार करेगी। और जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो ये सेंट्रल लेवल की जो संस्था है, जैसे इसरो है, DRDO है, इस संस्थाओं में एज एन साइंटिस्ट लेवल पे इन बच्चों को डायरेक्टली जॉब रिक्रूटमेंट किया जाता है। आपने देखा है कि DRDO की वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट के बारे में, इसरो में निकली है। जूनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। ओके, जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, जो CSIR से PhD करके जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो लो लेवल की बात है, मुझे बताइए 7वीं कक्षा के बाद में आपके बच्चे अगर इस बड़े बड़े संस्थाओं में सीख रहे हैं और डायरेक्टली उनको अगर उस संस्था के बारे में अगर नौकरी मिल रही है, तो इससे अच्छा और क्या है। तो ये संस्था ध्यान में रखिए, ये बैंगलोर में ऐसी संस्था है जहां पे आप अपने बच्चों का दाखिला कर सकते हो, उसके बाद में वहां पढ़ के बच्चे को डायरेक्ट वहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। दूसरी चीज, हम लोग मेडिकल के लिए बहुत दौड़ते हैं। मेरे बच्चों को MBBS में एडमिशन मिलना चाहिए, BMS में मिलना चाहिए, मेडिसिन में मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम एम्स के पीछे चलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घूमते हैं। इसके बावजूद भी मेडिकल संस्थाएं हैं जो सरकार चलाती है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। उसी तरह से ऐसे 2 संस्थाएं हैं, एक महाराष्ट्र पुणे में है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, और दूसरा जो दिल्ली में है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। ये दोनों कॉलेज भले ही आर्मी चलाती है, इसमें सिविलियंस, जो आर्मी के बच्चे नहीं है, सिविलियंस मतलब हमारे जैसे नागरिक के बच्चे वहां पे दाखिला ले सकते हैं। लेकिन उस दोनों कॉलेज की खुद की एंट्रेंस एग्जाम होती है मेडिकल के। आप अगर उसमें मेरिट में आते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि 10% सीटें ये सिविलियंस के लिए होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, सब लोग कहाँ घूमते हैं, एम्स में दाखिला मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल में मिलना चाहिए, ये दोनों जगह पे नहीं मिलती है तो प्राइवेट में 35 लाख डोनेशन भर लो और मेडिकल में शिक्षा ले लो। लेकिन उसके बावजूद भी ये आर्म फोर्सेस के एजुकेशन है। यहाँ पे भी नीट का स्कोर अगर आपका अच्छा है तो 10% के कोटे में आप क्लेम कर सकते हो। उसी तरह से आर्मी के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3 है,
पुणे में 2 है, एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और देहू में है, और एक एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी जो खड़गवासला डैम है पुणे में उसके पास में है, और एक दूसरा देहरादून में है। इसके बावजूद और एक मिलिट्री कॉलेज है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो देहरादून में है। जो मैं बात कर रहा था 7वीं कक्षा की, सेम उसी तरह से ये भी कॉलेज है जहां पे आप अपने बच्चों को 7वीं कक्षा के बाद में दाखिला दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जो मैथ्स, जीके और इंग्लिश के बेसिस पे होती है। अगर आप उसमें आपका बच्चा पास हो जाता है और उस राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाता है, तो डायरेक्ट आपका बच्चा एलिजिबल हो जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला मिलने के लिए। उसी के साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, उसी के साथ आर मेडिकल कॉलेज पुणे में भी दाखिला मिल सकता है, और चौथा नेवल मेडिकल एकेडमी फॉर मेडिकल डिग्री, यहाँ पे भी आपके बच्चों को दाखिला मिल सकता है। लेकिन आज की घड़ी में ऐसा संभव नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी बची है, जब तक सरकार है, सरकार चेंज नहीं होती है, तब तक हमें जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसका पूरेपूर उपयोग करना चाहिए। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अन्य व्यक्तिगण है, और इसी के साथ में मैं अपने 2 शब्द जो है खत्म करना चाहता हूँ। सबके लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम, धन्यवाद। और अब साथियों, ये हमारा सेशन जो है, अब सेशन की अगली कड़ी में हमारे बीच इस सत्र के जो चीफ गेस्ट हैं, मान्यवर सरदार तेजिंदर सिंह झल्ली साहब, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप और अध्यक्ष पैगाम। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सरदार जी आए, अपनी बात रखें। मान्यवर सरदार जी, ये दे दे क्या? टाइम पे क्या? आज की इस सभा के प्रेसिडेंट, स्टेज पर बैठे भक्तगण और पंडाल में बैठे श्रोतागण, मैं देख रहा था जब हमारे ये वक्ता बोलने लगे, जो भी मेरे से पहले बोल कर गए, तो उस समय इस साइड में 33 व्यक्ति थे बैठे चेयरों पर, और इस साइड में 37 लेडीज बैठी थी। और जब उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया, लगभग 15-20 मिनट बोले हैं, अभी ये 42 हो गए हैं, ये 45 हो गए। इसका मतलब बेशक ये निकालो कि अभी आप विले हो गए अपने अपने निजी कामकारों से, इसलिए आ गए इधर, या ये निकालो कि जो वक्तागण बोल रहा है वो कुछ ऐसी बात बता रहा है जो मेरी कॉन्सेंस को चुम रही है, मेरी कॉन्सेंस के ऊपर चोट लगा रही है। लेकिन कॉन्सेंस वो बात ग्रहण करना चाह रही है, लेकिन वो ग्रहण तो तब कर सकेगी अगर मैं फिजिकली जहां आऊंगा, क्योंकि चेतना की, हमारी जो चेतना है उसकी कमजोरी है कि कुदरत ने, नेचर ने उसको बॉडी के अंदर डाला है। अगर बॉडी उधर नहीं जा रही तो चेतना भी नहीं जाएगी। इसलिए बॉडी के अंदर तन में मनुआ, मन में साचा, जो साचा सो साचे राचा।
गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तन में मनुआ, तन के अंदर मन है, मन में सच्चा है, सत्य है जो। अगर मन मेरा तन के अंदर नहीं है तो सत्य भी मेरे अंदर नहीं है। मन तो भागा फिरता है। अभी वो हमारे साथी इंग्लैंड फॉरेन से आए हैं, वो अभी जब बोलते वो उनका फॉरेन में होगा, भाई अभी उधर उधर भी जाना है हमें तो 5-7 दिन में। और इधर जो बैठे हैं ये लेडीज को वो ये मालूम है भाई, वो हमारा जो बुजुर्ग था उधर घर रह गया था, खाना देना था, उसको कौन देगा, भूखा पड़ा होगा। क्योंकि मन जो तन पर कहीं भी हो, लेकिन मन मिनटों सेकेंडों में भाग जाता है। लेकिन ये भी बात याद में रखनी है, मन भाग बेशक जाए लेकिन मन कर कुछ तब सकता है अगर उसके साथ बॉडी जाएगी। इसलिए बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। वो समझने के लिए अभी मैं तो आपको मालूम है कि 1973 से लगा हूं। 1973 से मेरी कांशीराम के साथ मुलाकात हुई थी और 73 से लेकर अब आप देखते 27 बरस वो हो गए और ये 25 बरस जे 90 साल के हो गए। इतनी देर हुई है मेरे को लगे हुए और मैं इसमें सिर्फ फिजिकली नहीं, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ऐसा तो नहीं कहीं जाना है तो वो बस वाले तो किराया मांगते हैं। और आजकल ऐसा ये व्यवस्था बन गई, ये देखो ना, ये मेरे को हवाई जहाज का किराया देगा भेज रहे हैं, टिकट। तेजेंद्र सिंह को टिकट देकर नंबर इतना, इस हवाई जहाज में आपने चले जाना है और वो हवाई जहाज आपको ले लेगा। अब ये जहां जहां ये स्टेज आ गई है और फिर भी अगर तेजेंद्र सिंह नहीं काम करेगा, अगर कम काम करेगा, अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके जैसा दोस्त कोई हो सकता है? जिसको पैसा भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रही है, किराया भी मिल रहा है और रहने बहने के लिए घर भी, जगह भी मिल रही है और फिर वो नहीं करता। इसका मतलब हमें ये बात समझनी चाहिए, आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, सत्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया आपको वहां पहुंचा देगी जहां से आप बम गिरना चाहते। दुनिया टेस्ट करती है, टेस्ट लेती है पूरा, लेकिन अगर दुनिया की टेस्ट में हम पास हो जाते हैं तो फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ते हो। ये याद रखना है, क्योंकि आप ये सोशल फील्ड में काम करने जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये काम तो बहुत बड़ा है, बहुत लोग नहीं कर पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान लोग इसके लिए लगे और कितना कर पाए, उसके बाद वो हमारे लिए छोड़ गए। जो रहता था अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं तो डॉक्टर
बाबा साहब अम्बेडकर को जानता नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं मैट्रिक पास एग्जाम दे दिया तो उसके बाद मेरे मैट्रिक में 850 मार्क्स होते थे उस समय, तो 576 मार्क्स मेरे आए थे। फर्स्ट डिवीजन से भी काफी ज्यादा थे। और उस समय जब हम गांव से पैदल जाते थे, हम स्कूल जाते थे, 5 किलोमीटर पर स्कूल होता था। 8वीं तक जो हमारा स्कूल जो होता 3 किलोमीटर पर होता था, और उसके बाद 9वीं 10वीं में वो 5 किलोमीटर फगवाड़े जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ता था, तुर के जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं थे। और रास्ते में उस समय ये रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, तो रेलवे ने एक टाइम ऐसा अपने जो स्टीम इंजन है वो उसकी बजाय डीजल इंजन चालू कर किए, तो स्टीम इंजन ज्यादा हो गया। वो फिर पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने उनको दे दिए उन्होंने। तो एक इंजन उधर रामगढ़िया पॉलिटेक्निक का है कि एक उनको भी मिला, उनके लिए लाइन बिछाई, रेलवे मेन लाइन से वहां से लेकर रोड कर लेकर उसको लेकर गए, उधर उठा नहीं सकते इंजन। तो अब हम पैदल ही जाया करते थे स्कूल को। तो उस समय मेरे मन में माइंड में ये ऐसी बात बनी कि ये जो इंजन बनाते हैं, जिस स्कूल इधर पढ़ना है मैंने, रामगढ़िया पॉलिटेक्निक, उधर उनको दिया स्कूल, और उधर पढ़ने के लिए पैसा कहां से आना। मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद आप शायद वो सोच ही भी नहीं सकते, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद 2 महीने 2.5 महीने के बाद रिजल्ट आता, और वो 2.5 महीने मैंने कैजुअल लेबर का काम किया। 1.25 रुपए दिहाड़ी मिलती थी एक कैजुअल लेबर को, सारा दिन काम करने में 1.25 रुपए। और वो कि ये पैसा मैंने वो कॉलेज में दाखला लेना है उसके लिए चाहिए। 2 महीने काम किया, 105 रुपए मिले मेरे को, 105 रुपए मिले वहां जाने के, तो कॉलेज में एडमिट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। लेकिन एडमिशन लेने के बाद फिर एक और चंबा भरता, एडमिशन तो ले लिया, अब एडमिशन ले लिया तो उधर तो पैसे लगते हैं। जो मेरे को 105 रुपए मैंने उधर से लिए, उससे तो मेरे एक ही प्रोफेसर आया, वो किताबें लगा गया, जे ले आओ भाई, आपको पढ़ना है तो किताब तो पढ़नी है ना। अब कहां से पैसा आए, क्या करना है। तब मेरे को फर्स्ट ईयर में 853 रुपए स्कॉलरशिप मिला। अगर मैं दिहाड़ी करता हूं तो 1.25 रुपए 2 रुपए रोज के हिसाब से एक महीने में 105 रुपए मिलते हैं। अगर पढ़ता हूं तब मेरे को महीने में साल का 853 रुपए, और महीने के कितने हो गए, क्यों भाई, 853 रुपए मेरे को साल का स्टाइपेंड मिलता है। अगर मजदूरी करता हूं तो महीने के 52 रुपए, 52.5 रुपए मिलते हैं, और वो 95-96 रुपए मेरे को पढ़ने के मिलते हैं। तब मेरे को ये मालूम हुआ कि ये किसने किया काम,
ये ऐसी प्रोविजन किसने बनाई? तब मेरे को मालूम हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक इसलिए इधर उधर की बातें छोड़कर सत्य के रास्ते पर आ जाओ, है। इसलिए अगर हम सत्य के रास्ते पर आ जाएंगे, चलते रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। समय हमारी इंतजार करता है, हम समय की इंतजार ना करते रहो, हम आगे लग जाओ। अगर लग जाओगे तो समय किसी का मारा नहीं होता। समय सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए साधन एक जैसे हैं। लेकिन अगर रियल सोच लेकर हम सत्य और इखलाक के ऊपर चलकर आगे बढ़ते रहेंगे तो कुदरत हमारी चोलियां भर देगी और हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने की हमें उम्मीद रखी है। धन्यवाद। साथियों, बड़ा क्योंकि हमारा तो अपना एक्सपीरियंस है। मैंने 93 में से बामसेब ज्वाइन किया, 92 में रेलवे में सर्विस ज्वाइन की और 93 में मेरी पोस्टिंग सहारनपुर में हो गई। और सहारनपुर में हमारे आरवी राम जी बैठे हैं, इनसे मुलाकात हुई है। वहां पर रेलवे में फोरमैन होते थे और 93 से लेकर के आज तक कभी मुड़ करके नहीं देखा। बहुत सारी, जैसे कि सदा जी ने कहा, बहुत सारी परिस्थितियां बहुत सारी बदलती हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो परिस्थितियों को बदलते हैं। नहीं, मास जो होता है वो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाल करके समझौता करता है और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल देता है। लेकिन ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। यही है कि शिक्षा आपको परिस्थितियों को बदलने का रास्ता देती है। अगर आप एजुकेट हैं तो किसी भी समय, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं। इसीलिए ये जो विषय हमने रखा, इसकी गंभीरता, क्योंकि पिछले विषय जो रखा था हमने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में क्रांतियां हुई लेकिन भारत में नहीं हुई। इसी तरह ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का है कि जो शिक्षा है ये जो हमारी जो शिक्षा है वो सत्य का बोध कराती है। मैंने अभी पिछले सेशन में इसके ऊपर बात की थी, लेकिन मैं इसको डिटेल में फिर जाऊंगा। और जब सत्य का बोध होता है उसके बाद वो अपनी सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जो फुले ने जो सपना देखा था कि हमें एजुकेशन अंग्रेजों से फ्री एंड कंपल्सरी इसलिए चाहिए कि ये शूद्रों अतिशूद्रों की जो हालात हैं बड़े दयनीय हैं और इन हालातों को बदलने के लिए हमारे बच्चे एजुकेट होने चाहिए। इसीलिए हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चाहिए और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेकर के इनके अंदर सत्य का बोध होगा। जब इन्हें सत्य का बोध होगा, और सत्य के बोध के ऊपर सदा जी ने भी बात रखी
इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना पैदा होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि ये जो समाज है ये आत्मसम्मान से अनजान है। हजारों साल की जो गुलामी है, इसने इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया कि आत्मसम्मान किस चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं है। अगर इंसान में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो फिर एनिमल में और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए एजुकेशन उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना पैदा करती है। वो सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना उसके अंदर पैदा नहीं हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1933 में कहा कि ये मंदिर को लेकर के उनसे जब वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में जब की तो पत्रकारों ने पूछा था कि बाबा साहब आपने तो नासिक के मंदिर को लेकर के आंदोलन चलाया था, आप मंदिर प्रवेश के ऊपर क्या विचार हैं आपके? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मंदिर में प्रवेश करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मंदिर की एक निश्चित व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हम सबसे निचले पायदान पर आते हैं। और अगर हम उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब यह कि हम उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए हम अपनी जो लड़ाई है सेल्फ रेस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की, उस लड़ाई में हम भटक जाएंगे, क्योंकि मंदिर में जाकर के उस व्यवस्था को हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है। और ये जो हमारी हालत हुई है, इस हालत के लिए, क्योंकि इस देश का जो सोशल सिस्टम है क्रमिक गैर बराबरी का, इनइक्वलिटी का, जिस सिस्टम में हमारा रेस्पेक्ट जीरो है, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना अनजान है हम, ये हमने एक्सेप्ट की है, ये मान लिया है। अब आप सोच सकते हैं 1882 में फुले हमें सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इधर 1932-33 में 50 साल बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बात कह रहे हैं कि अभी भी हमारा समाज सेल्फ रेस्पेक्ट से अनजान है। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सत्य का बोध। लेकिन आज फिर हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम प्रणाली की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग एजुकेट हुए हैं, अभी मेरे से पहले युवा जो बात रखे गए हैं, मैं चाहता था कि युवा इसकी गंभीरता समझेंगे। उन्हें वो सत्य का बोध नहीं है युवाओं में, और सत्य का बोध ना होने की वजह से वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए विषय रखा कि इसका कारण क्या है, सत्य का बोध क्यों नहीं हो रहा। जो हम युवाओं से बात करते, आज एजुकेशन की बात करते, इतने परसेंट हमारे लोग नौकरियों में आ गए, इतने परसेंट लोग हमारे पढ़ लिख गए, इतनी इतनी इंस्टीट्यूटों से ये डिग्रियां ले ली, इतने के पैकेज मिल गए, लेकिन उनकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जीरो है। तो फिर हम हिस्ट्री पे जाकर के देखा कि इनको सत्य का बोध नहीं हुआ, और सत्य का बोध नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आज किसी भी पीएचडी होल्डर को बोल दिया कि आप एजुकेटेड नहीं है, लड़ जाएगा, मेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, मैं डॉक्टरेट की है, मैं पीएचडी हूं।
मेल है या फीमेल है, लड़की है लड़का है। हम हर बार कैटके में बताते जब वही करवा चौथ का व्रत आता है तो वो वही डॉक्टरेट जो अपने आप को एजुकेट कहता है, इतने सारे धागे हाथ में बंधे होंगे, इतने सारे मोटे मोटे, चाहे वो आईएएस है आईपीएस है, कोई भी किसी भी सीजीआई अभी बात कर रहे थे साथी, उस पर हम नगर न्यायपालिका के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक पर, उस व्यक्ति के बारे में। और वो भी वही सोच रखता है जो मेरा दादा अंगूठा रखता छाप था, जो अंगूठा लगाता था, साइन नहीं करने आते थे। तो देखा कि इसका मतलब यह कि जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से निकल के आ रहे वो सिस्टम फॉल्टी है। एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है जो लोगों को एजुकेट नहीं, लिटरेट कर रहा है, साक्षर बना रहा है। लेकिन एजुकेट करने के लिए साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप साक्षर नहीं है तो एजुकेट उस लेवल तक नहीं हो सकते। आपको कोई आत्मबोध हो सकता है, उस आत्मबोध से लेकर के आप कुछ लेवल तक ही थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको उस लेवल तक एजुकेट होना है तो आपको साक्षर, क्यों? क्योंकि एजुकेट के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंट एरिया से इंफॉर्मेशन चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों की इंफॉर्मेशन चाहिए। और इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन होना है। कम्युनिकेशन आप कोई जब आप साक्षर हैं तो आप अलग अलग एरिया के राइटर्स को, अलग अलग एरिया के लिटरेचर्स को आप पढ़ सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप साक्षर ही नहीं है तो फिर जो कोई आपको मुंह से बोल देगा, सुना देगा, आप उसके ऊपर बिलीव करेंगे, उसको मानने लगेंगे। आपको अलग अलग एरिया के लोग तर्क करने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप साक्षर हैं तो आपको डिफरेंट एरिया के लोग, आपको साक्षर होने के नाते अलग अलग लिटरेचर अवेलेबल है और वो आपके ज्ञान का लेवल बढ़ा सकता है। मैं जब आकलन करता हूं, हमारे दोनों ही महापुरुष हैं, ईबी रामास्वामी नायकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। दोनों की सोच साइंटिफिक टेम्परामेंट की थी, दोनों वैज्ञानिक एरिया से सोचते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिटरेट थे, उस लेवल तक एजुकेट ले चुके थे, उनका सोचने का दायरा बहुत बड़ा था। मैं कई मुद्दों पर देखा, मैंने पेरियार के विचार कई जगह ऐसे मुझे लगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से सहमत नहीं थे, और उसका कारण एक ही था कि उस लेवल तक उनकी एजुकेशन नहीं थी, उस लेवल तक एजुकेट नहीं थे, प्रिंसिपली वो राइट थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसीलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए हमें। लाइफ भले ही छोटी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइफ बहुत छोटी थी, 65 साल, 65 ईयर। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा दोनों महापुरुषों को, लेकिन फिर भी मैं जब आकलन करता तो देखता पेरियार 94 ईयर, 73 में डेथ हुई, बहुत लंबा पीरियड था। लेकिन एजुकेशन का ये एक लेवल था कि वो 65 साल में वो एक हमारे सामने एक स्तंभ पैदा करके गए, एक ऐसा हमारे सामने एक पिलर खड़ा करके गए जिसको दुनिया देखती है, दुनिया देख रही है। डे टू डे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर दुनिया में रिसर्च होती है, दुनिया के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने अपने देशों के लिए, मानवता के लिए, नैतिकता के लिए मार्गदर्शक मानते हैं। इसलिए हमें नैतिक बनना पड़ेगा। हमारी नैतिकता यही है कि हम जब इतनी दूर से आए हैं और हमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं तो हम अपना समय भी यहां पर दें। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है।